हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन क्या होता है और साथ ही पढ़ेंगे श्वसन के तीन प्रकार। तो यहाँ पर श्वसन के तीन प्रकार है, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन, जिसके हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, क्योंकि जो श्वसन होता है वह श्वसन तंत्र के संबंधित है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन में मुख्य अंतर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन की कि श्वसन क्या होता है, श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों को तोड़कर ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हो सकती है। इस प्रक्रिया में एक उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। श्वसन के तीन प्रकार है, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। यहाँ पर हम श्वसन को एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, जिससे श्वसन को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर श्वसन के तीन प्रकार है, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य श्वसन की। तो बाह्य श्वसन की क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। पहले है अंतःश्वसन, जिसे हम कहते हैं सांस लेना, और दूसरा है उच्छ्वसन, जिसमें हम सांस छोड़ते हैं, जिसके माध्यम से फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा श्वसन है आंतरिक श्वसन। यह प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। आंतरिक श्वसन में रक्त और कोशिका के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, और यहाँ पर गैसों के आदान प्रदान से मतलब है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। और तीसरा श्वसन है कोशिकीय श्वसन। यह दो प्रकार के होते हैं, अक्षीय श्वसन। अक्षीय श्वसन प्रक्रिया तीन चरणों में पूर्ण होती है। और दूसरा श्वसन है अनाक्षीय श्वसन। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। इस पूरे श्वसन की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य श्वसन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य श्वसन की। तो बाह्य श्वसन में फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। जब वायु से ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में प्रवेश करती है और फिर सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है, यह क्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। यह क्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में पूर्ण होती है, श्वास लेना जिसे अंतः श्वसन कहा जाता है, और दूसरा है श्वास छोड़ना जिसे उच्छ्वसन कहते हैं। तो श्वास लेना क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जब हम सांस लेते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में भरते हैं। इस दौरान डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ती है और पसलियां ऊपर उठती है, जिससे छाती का आयतन बढ़ जाता है। यह हमारे पास सीने का ग्राफ है, जिसमें यह हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम और ये इंटरकोस्टल मांसपेशियां है, ये सिकुड़ती है, और ये जो पसलियां है ये ऊपर उठती है, जिससे छाती का आयतन बढ़ जाता है। और छाती के आयतन में वृद्धि से फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है, जिससे हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये यहाँ पर जैसे ही आयतन बढ़ता है, ऑक्सीजन मुंह के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। सांस लेने की प्रक्रिया में फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, और उसी समय रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक अपशिष्ट उत्पाद है, फेफड़ों में प्रवेश करती है। और फिर सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में वायु कोशिकाओं में होती है, जो रक्त वाहिकाओं से घिरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायु कोशिकाओं में प्रवेश करती है और ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में प्रवेश करती है। यहाँ पर वायु कोशिकाओं से मतलब होता है कुपिकाएं, जो हमारे लंग्स में होती है। यह हमारे कुपिकाओं की इमेज है, जो रक्त वाहिकाओं से पूरी तरह घिरी होती है, जिससे ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में प्रवेश करता है, और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो
फेफड़ों में प्रवेश करती है और सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। अब हम बात करेंगे श्वास छोड़ना। यह बाह्य श्वसन का दूसरा चरण होता है, जिसे उच्छ्वसन भी कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जब हम सांस छोड़ते हैं और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस दौरान डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, जिससे छाती का आयतन कम हो जाता है। छाती के आयतन में कमी से फेफड़ों में दबाव बढ़ जाता है, जिससे हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर हमारे पास श्वास छोड़ने का डायग्राम है। जैसे ही छाती का आयतन कम होता है, फेफड़ों में दबाव बढ़ जाता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये शरीर से मुंह के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। अब हम बात करेंगे आंतरिक श्वसन की, जो श्वसन का दूसरा प्रकार होता है। हमने पहला प्रकार पढ़ लिया है बाह्य श्वसन। अब हम बात करेंगे आंतरिक श्वसन की। तो जब ऑक्सीजन रक्त से कोशिकाओं में प्रवेश करती है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में प्रवेश करती है, यह क्रिया आंतरिक श्वसन कहलाती है। हमारे पास यहाँ पर आंतरिक श्वसन का डायग्राम है। हमारे पास यहाँ पर एक रक्त वाहिका है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं है। ये लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ऑक्सीजन रक्त में से कोशिका में प्रवेश करता है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, मतलब अपघटन होता है, जिससे ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसे शरीर से बाहर निकालना होता है। तो यह कोशिका से रक्त में प्रवेश करता है और यह रक्त हृदय में जाता है और हृदय से फिर फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से सांस छोड़ने के दौरान यह शरीर से बाहर चला जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में प्रवेश करती है और यह रक्त हृदय में आता है। हृदय के द्वारा पंपिंग होता है और यह रक्त संपूर्ण शरीर में जाता है एक धमनी के माध्यम से, और यह धमनियां शरीर में छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। इन केशिकाओं से ऑक्सीजन निकलकर कोशिका में जाता है। यहाँ पर भोज्य पदार्थों का अपघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड इस रक्त में प्रवाहित होती है, जिसे शिरा कहते हैं, और यह रक्त हृदय में जाता है और हृदय से पंपिंग होकर वापस लंग्स में जाता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से मतलब रक्त से फेफड़ों में प्रवेश करता है और सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर चला जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है फेफड़ों में वो रक्त में वापस आ जाती है, और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब हम बात करेंगे आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया की। तो यहाँ पर पहला चरण है गैसों का आदान प्रदान। तो आंतरिक श्वसन में रक्त और कोशिका के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त से ऑक्सीजन का कोशिका मतलब ऊतकों में प्रवेश और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में आना विसरण की क्रिया द्वारा होता है। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अणु अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है और कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन रक्त से कोशिका में प्रवेश करती है और कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से रक्त में प्रवेश करती है। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की। दूसरा चरण है ऑक्सीजन का परिवहन। यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है हम यह समझेंगे। तो लाल रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाई जाती है, मतलब कोशिका तक पहुंचाई जाती है। जब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो, ऊतकों तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन रक्त से कोशिकाओं में विस्तृत हो जाती है, क्योंकि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है और रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, जिससे ऑक्सीजन रक्त से कोशिकाओं में चला जाता है और ऑक्सीजन कोशिकाओं में फैल जाती है। रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव 105 mmHg होता है, जबकि ऊतकों में मतलब कोशिका में 40 mmHg होता है, इसलिए ऑक्सीजन रक्त से ऊतकों में प्रवेश करती है। तो हम बात करेंगे तीसरे चरण की। तो तीसरा चरण है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है अब हम यह समझ लेते हैं।
तो कोशिकाएं शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती है, जो एक अपशिष्ट उत्पाद है। कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विस्तृत हो जाती है, क्योंकि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। फिर रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है। यह 3 रूपों में फेफड़ों तक वापस पहुंचती है। पहला है प्लाज्मा में घुलकर, दूसरा है हीमोग्लोबिन से रासायनिक रूप से बंधकर, और तीसरा है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, जहां यह विस्तृत होकर वायु कोषों मतलब फेफड़ों में चला जाता है और सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव 45 mmHg होता है, जबकि रक्त में 40 mmHg होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रक्त में प्रवेश करती है। फिर सांस लेने पर ऑक्सीजन को रक्त में फेफड़ों से पुनः ग्रहण कर लिया जाता है और उसी समय रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे शोषण चक्र पूरा हो जाता है। आंतरिक श्वसन में ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनी वाहिका में प्रवाहित होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त का मतलब होता है ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली हो, जिसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। और धमनी वाहिका में से ही ऑक्सीजन रक्त से कोशिका में प्रवेश करती है, और जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनता है। और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से रक्त में प्रवेश करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे बाहर निकालना होता है। इसलिए कोशिका से रक्त में प्रवेश करती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शिराओं में प्रवाहित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का मतलब होता है ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, जिसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। मतलब शुद्ध रक्त धमनी में प्रवाहित होता है और अशुद्ध रक्त शिराओं में प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त मतलब हृदय से शरीर की ओर प्रवाहित होता है, और अशुद्ध रक्त कोशिकाओं से मतलब शरीर से हृदय की ओर प्रवाहित होता है, और हृदय से यह रक्त फेफड़ों में जाता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में चली जाती है, और फेफड़ों से रक्त से ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है, और वापस यह पुनः हृदय में आ जाती है, और हृदय से यह पुनः शरीर में चली जाती है, और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त मतलब ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, शिरा वाहिका के माध्यम से हृदय में जाता है, और हृदय से यह रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में प्रवेश करता है, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, और फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, और उसी समय रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो एक अपशिष्ट उत्पाद है फेफड़ों में प्रवेश करती है, और फिर सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। हम इसी के बारे में आगे भी अच्छे से चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे कोशिकीय श्वसन की, जो श्वसन का तीसरा प्रकार है। कोशिकीय श्वसन में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनता है। यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह प्रक्रिया एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। इसका उपयोग विभिन्न कोशिकीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। आंतरिक श्वसन से प्राप्त ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन करती है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में संग्रहित ऊर्जा तक पहुंचने के लिए खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि को बनाने वाले जैविक अणुओं को ऐसे रूपों में तोड़ा जाना चाहिए जिनका शरीर उपयोग कर सके। यह पाचन प्रक्रिया के माध्यम से पूरा होता है, जहां भोजन टूटता है और पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं। जैसे जैसे रक्त पूरे शरीर में प्रसारित होता है, पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। कोशिकीय श्वसन
में कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों को तोड़ती है, जिससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। यह ऊर्जा कोशिकाओं को उनके विभिन्न कार्यों को करने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे कि कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कोशिकीय श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अक्षीय श्वसन और दूसरा होता है अनाक्षीय श्वसन। तो पहले हम बात करेंगे अक्षीय श्वसन की। तो अक्षीय श्वसन की हम बात कर लेते हैं। तो अक्षीय श्वसन, जिसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है, अक्षीय श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जैसे कार्बनिक अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अंतिम उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास अक्षीय श्वसन का रासायनिक समीकरण है। ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 प्लस O2, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। अक्षीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह श्वसन अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन धीमी गति से होता है। मानव शरीर, पौधे और अधिकांश जानवर अक्षीय श्वसन करते हैं। अक्षीय श्वसन में अधिकांश ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अक्षीय श्वसन जो कोशिकाओं के अंदर होती है और भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अक्षीय श्वसन जो ग्लूकोज से ऊर्जा मतलब ATP उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा चरण है क्रेब्स चक्र, जिसे साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है, और तीसरा चरण है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यह 2 चरणों में पूर्ण होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और केमियोस्मोसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में होती है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय श्वसन का पहला और प्राथमिक चरण है जो सभी जीवों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद पाइरूवेट होता है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में ATP के 2 अणु और उच्च ऊर्जा वाले NADH के 2 अणु भी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक 10 चरण वाली प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु को पाइरूवेट के 2 अणु में तोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया में 4 ATP अणु बनते हैं। हालांकि प्रक्रिया के पहले आधे भाग में 2 ATP अणुओं का उपयोग होता है। इसका मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कुल 4 ATP अणु बनते हैं, लेकिन 2 ATP अणुओं का उपयोग प्रारंभिक चरणों में खर्च हो जाता है, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का शुद्ध लाभ 2 ATP अणु होता है। वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट और NADH अणु कोशिका द्रव से माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक मैट्रिक्स में प्रवेश करता है, जहां वे क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में आगे शामिल होते हैं। पाइरूवेट सीधे क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं करता है। पहले पाइरूवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित किया जाता है, जो फिर क्रेब चक्र में प्रवेश करता है। पाइरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित करने के लिए पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में पाइरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में बदल दिया जाता है, जो फिर क्रेब चक्र में प्रवेश करता है। पाइरूवेट को एसिटिल कोएंजाइम A में बदलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन सीधे नहीं। पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम जो पाइरूवेट को एसिटिल कोएंजाइम A में बदलता है, उसके लिए NAD+ की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की भूमिका इस प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से होती है। जब कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सक्रिय होती है, जिससे NADH को NAD+ में ऑक्सीकृत किया जाता है।
यह NAD प्लस फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए उपलब्ध होता है, जिससे पायरुवेट को एसिटिल को एंजाइम ए में बदला जा सकता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाला मध्यवर्ती यौगिक एसिटिल को एंजाइम ए है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट होता है, जो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले एसिटिल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कोएंजाइम ए क्या होता है। तो यह एक जटिल अणु है जो विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड से बनता है। कोएंजाइम ए एक वाहक अणु के रूप में कार्य करता है, जो एसिटिल समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए एसिटिल समूह और कोएंजाइम ए का संयोजन है। अब हम एसिटिल कोएंजाइम ए का महत्व समझ लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए साइट्रिक एसिड चक्र या क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है, जो कोशिका शोषण का एक और महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ एसिटिल कोएंजाइम ए से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, जो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है। अब हम बात करेंगे अक्षय शोषण के दूसरे चरण क्रेब्स चक्र की, जिसे TCA चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र जिसे साइट्रिक एसिड चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र वायवीय शोषण की दूसरी अवस्था है। क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। यह एक चक्र है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो पायरुवेट के ऑक्सीकरण से बनता है, को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और उच्च ऊर्जा अणु NADH और FADH2 के साथ ATP के दो अतिरिक्त अणु उत्पन्न होते हैं। क्रेब्स चक्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन आंतरिक झिल्ली क्रिस्टे की परतों के आर पार गति करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब आंतरिक कक्ष को अंतर झिल्ली स्थान मतलब बाहरी कक्ष से अलग करती है। इससे एक विद्युत प्रवणता उत्पन्न होती है, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को हाइड्रोजन प्रोटॉन को मैट्रिक्स से बाहर निकालकर अंतर झिल्ली स्थान में पंप करने में मदद करती है। क्रेब्स चक्र में प्रति ग्लूकोज अणु 2 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। हालांकि क्रेब्स चक्र में FADH2 के रूप में अधिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इन NADH और FADH2 अणुओं का उपयोग इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में 24 ATP अणुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसलिए क्रेब्स चक्र से कुल 26 ATP अणु 2 सीधे और 24 अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करेंगे अक्षय शोषण के तीसरे चरण ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की। अक्षय शोषण में क्रेब्स चक्र के बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नामक क्रिया होती है। यह चरण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है, जहां इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और ATP का उत्पादन होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कोशिकीय शोषण का अंतिम चरण है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कोशिकीय शोषण का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें NADH और FADH2 जैसे अणुओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और केमियोस्मोसिस नामक दो मुख्य चरणों में होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले चरण इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला की। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला एक प्रोटीन का एक समूह है, जो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में स्थित होता है। यह एक मार्ग है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित होते हैं। यह श्रृंखला प्रोटीनों और अणुओं का एक समूह है, जो एक झिल्ली के भीतर इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करके एक प्रोटॉन प्रवणता बनाती है। इसमें अभी एक शब्द है प्रोटॉन प्रवणता। तब हम यह समझ लेते हैं कि प्रोटॉन प्रवणता क्या होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं,
प्रोटीन परिसरों से प्रोटॉन हाइड्रोजन प्लस को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से अंतरिक्ष झिल्ली स्थान मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप किया जाता है, जिससे एक प्रोटॉन प्रवणता बनती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग एटीपी बनाने के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में निम्नलिखित चरण होते हैं। तो यहाँ पर पहला चरण है NADH और FADH2 का ऑक्सीकरण। क्रेब्स चक्र और अन्य प्रक्रियाओं में उत्पादित NADH और FADH2 का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा चरण है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और तीसरा चरण है प्रोटॉनों का पंपिंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटॉनों का पंपिंग होता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया की अंतरिक्ष झिल्ली में प्रोटॉन प्रवणता बनता है। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की। तो यहाँ पर दूसरा चरण होता है केमियोस्मोसिस। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग प्रोटॉन हाइड्रोजन प्लस को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से अंतर झिल्ली स्थान में पंप करने के लिए किया जाता है। इससे एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है। यह प्रवणता फिर एटीपी सिंथेस नामक एक एंजाइम को एटीपी बनाने के लिए सक्रिय करती है, जो प्रोटॉन को वापस अंतर झिल्ली स्थान मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवाहित करता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान लगभग 24 एटीपी अणु और पानी बनते हैं। यह एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र और केमियोस्मोसिस को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस ऊर्जा का उपयोग केमियोस्मोसिस में एटीपी के संश्लेषण के लिए किया जाता है। केमियोस्मोसिस में प्रोटॉन प्रवणता का उपयोग किया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतरिक्ष झिल्ली में संचित होती है, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र उत्पन्न करता है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी समझ लेते हैं। कोशिकाएं ऊर्जा को संचित करने के लिए एक विशेष अणु एटीपी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया में एक विशेष ऊर्जा होती है, जिसे प्रोटॉन प्रवणता कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेस नामक एक एंजाइम द्वारा एटीपी के संश्लेषण के लिए किया जाता है। एटीपी एक ऊर्जा समृद्ध अणु है, जो कोशिकाओं को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार अक्षीय श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2 होते हैं। अक्षीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 36 या 38 एटीपी और यहाँ पर एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु बनते हैं, जो ऊर्जा का एक रूप है। प्रोकैरियोट्स द्वारा एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण में कुल 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं, जबकि यूकेरियोट्स में यह संख्या घटकर 36 एटीपी अणु रह जाती है, क्योंकि NADH के माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरण में 2 एटीपी अणु खर्च हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो जीवित प्राणियों में पाई जाती है। इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कुछ मुख्य अंतर होते हैं, जो उनकी संरचना और कार्य को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनमें एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध ऑर्गेनल नहीं होते हैं। ये कोशिकाएं अधिक सरल और एक कोशिकीय होती है और अधिकांश बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बाइनरी फिशन के माध्यम से विभाजित होती है। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एटीपी का उत्पादन कैसे होता है। तो प्रोकैरियोटिक द्वारा एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण में कुल 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका द्रव में होता है,
जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के माध्यम से अधिकांश एटीपी का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज से 38 एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं की। यूकेरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनमें एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी उपकरण आदि। ये कोशिकाएं अधिक जटिल और विविध होती है और अधिकांश बहुकोशिकीय जीव में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं माइटोसिस और मियोसिस के माध्यम से विभाजित होती है। अब हम बात करेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एटीपी का उत्पादन। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के माध्यम से अधिकांश एटीपी का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज से 36 एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऊर्जा का उपयोग होता है जो 38 एटीपी के उत्पादन में कमी का कारण बनता है। अब हम बात करेंगे अनाक्षी श्वसन की। यह कोशिकीय श्वसन का दूसरा प्रकार है। हमने पहला प्रकार पढ़ लिया है अक्षी श्वसन। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार अनाक्षी श्वसन की। तो अनाक्षी श्वसन, जिसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है, अनाक्षी श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जैसे कार्बनिक पदार्थों का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्पाद, यदि हम बात करें मनुष्य में तो लैक्टिक एसिड बनता है और इष्ट में इथेनॉल बनता है। अनाक्षी का मतलब है बिना ऑक्सीजन के। छोटे जानवरों को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए श्वसन करते हैं, जिसे अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि अनाक्षी श्वसन कितने चरणों में पूर्ण होती है। तो अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया मुख्य 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, जो अक्षी श्वसन में भी होता है और अनाक्षी श्वसन में भी होता है। और दूसरा चरण होता है किण्वन, जिसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम चरण ग्लाइकोलाइसिस की। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो अक्षी और अनाक्षी दोनों प्रकार के श्वसन में होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अवायवीय श्वसन का पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें एक ग्लूकोज अणु 2 पाइरूवेट अणु में टूट जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के 2 अणु और उच्च ऊर्जा वाले NADH के 2 अणु भी बनते हैं। अवायवीय श्वसन में इस बिंदु पर श्वसन रुक जाता है और कुल मिलाकर 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में NAD+ की आवश्यकता होती है, जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट को 1,3,बिस-फास्फोग्लिसरेट में बदलने के लिए आवश्यक है। जब पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में बदलता है तो NADH को NAD+ में ऑक्सीकृत किया जाता है, जिससे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जारी रहती है और 2 एटीपी का उत्पादन होता है। जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन निष्क्रिय हो जाती है और NADH को NAD+ में ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में पाइरूवेट को एसिटिल कोएंजाइम A में बदलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पाइरूवेट को लैक्टिक एसिड में बदलने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट किण्वन मतलब फर्मेंटेशन में प्रवेश करता है, जहां इसे लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद किण्वन होता है। इसमें एक ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट के 2 अणु में विघटन शामिल होता है। अब हम बात करेंगे अनाक्षी श्वसन के दूसरे चरण किण्वन की, जिसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है।
ग्लाइकोलाइसिस के बाद यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो पायरूवेट किण्वन प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया में पायरूवेट विभिन्न अंतिम उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक एसिड या एथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और 2 एटीपी अणुओं का उत्पादन करते हैं, जो कोशिकाओं की ऊर्जा है। अब हम बात करेंगे इष्ट में किण्वन की। यहाँ इष्ट एक सूक्ष्मजीव होता है जो अनाक्षी शोषण करता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों को अपघटित करता है। इष्ट में अनाक्षी शोषण के दौरान ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किण्वन प्रक्रिया शराब और ब्रेड बनाने में उपयोग की जाती है। हमारे पास किण्वन का एक समीकरण है जिसमें ग्लूकोज इथेनॉल में बदलता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। ये C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है और C2H5OH ये इथेनॉल बनता है जब इष्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लस में ऊर्जा बनती है। अब हम बात करेंगे मनुष्य में मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण कब होता है और यह कैसे होता है। जब मांसपेशियों को ऑक्सीजन की कमी होती है तो वे अनाक्षी शोषण करते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। यह लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे थकान और दर्द हो सकता है। हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन का समीकरण है। जब ग्लूकोज को मतलब मनुष्य को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यह ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लस में 2 एटीपी अणु भी प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो यह लैक्टिक एसिड में बदलता है तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला है 2C2H6O और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस में 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। इस समीकरण में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर मांसपेशियों में होती है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। कुछ सूक्ष्मजीवों में कई बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव अनाक्षी शोषण का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। अनाक्षी शोषण उन स्थितियों में महत्वपूर्ण है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि गहरे समुद्र में या मिट्टी में। अनाक्षी शोषण में ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन प्रक्रिया दोनों कोशिका द्रव्य के तरल भाग में होती है। अब हम बात करेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होता है और श्वसन तंत्र श्वसन के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो श्वसन तंत्र, जिसे वेंटिलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, शरीर का वह अंग है जो सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। श्वसन तंत्र में नाक, मुंह, वायुमार्ग, फेफड़े और श्वसन की मांसपेशियां शामिल है। यह हमारे पास श्वसन तंत्र का डायग्राम है। तो हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के मुख्य भागों की। तो पहला भाग होता है नाक और मुंह। इसमें हवा शरीर में प्रवेश करने के लिए नाक और मुंह से होकर गुजरती है। दूसरा भाग है वायुमार्ग। यह हवा को फेफड़ों तक ले जाता है। इसमें ग्रसनी, जिसे इंग्लिश में फेरिक्स, स्वरयंत्र, जिसे इंग्लिश में लेरिक्स, श्वास नली, जिसे इंग्लिश में ट्रेकिया, और श्वसनी, जिसे इंग्लिश में ब्राकाई कहते हैं, शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रसनी की। तो यहाँ पर ग्रसनी क्या होती है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ग्रसनी एक सामान्य नली है जो मुंह और नासिका मार्ग को श्वास नली और ग्रास नली, पेट की नली से जोड़ती है। यह एक पेशी नली है जो नाक और मुंह के पीछे से शुरू होकर गले में नीचे की ओर जाती है। यह भोजन, पानी और हवा के लिए एक सामान्य मार्ग है। अब हम बात करेंगे स्वरयंत्र की। स्वरयंत्र क्या होता है? स्वरयंत्र ध्वनि उत्पन्न करने का अंग है, जिसे वॉयस बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करते हैं। यह भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। यह श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है। अब हम बात करेंगे
श्वास नली या श्वास वाहिका जिसे इंग्लिश में ट्रिकिया कहा जाता है। श्वास नली जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है एक लंबी ट्यूब के आकार की संरचना है जो आपके स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स को फेफड़ों से जोड़ती है। ट्रेकिया स्वर यंत्र के नीचे से शुरू होकर स्टर्नम के पीछे तक जाती है और फिर दो मुख्य छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं, जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है और वहां से आगे छोटी छोटी नलियों में विभाजित होती है जिन्हें श्वसनिकाय या ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, जो अंततः वायु कोशों में खुलती है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वास नली की औसत लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर और यदि इंच में बात करें तो 4 से 5 इंच होती है और इसका व्यास लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर और इंच में लगभग 1 इंच होता है। यह नली गले से शुरू होकर छाती के बीच तक जाती है जहां यह दो मुख्य श्वसनी में विभाजित हो जाती है जो फेफड़ों में हवा ले जाती है। श्वास नली उपास्थि के छल्लों से बनी होती है जो इसे पिचकने से रोकती है और हवा के लिए एक स्पष्ट मार्ग बनाए रखती है। श्वास नली हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने के अलावा हवा को नम और गर्म करने में भी मदद करती है और बलगम और धूल जैसे कणों को फंसाकर उन्हें फेफड़ों में जाने से रोकती है। अब हम बात करेंगे श्वसनी की जिसे इंग्लिश में ब्राकाई कहते हैं। तो ब्राकाई जिसे हिंदी में श्वसनी भी कहते हैं, जो श्वास नली से दो मुख्य छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है जिन्हें श्वसनी कहते हैं, जो आगे चलकर फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये वायु नलिकाएं हैं जिन्हें मुख्य प्रोकंस भी कहा जाता है और फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद और भी छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो पूरे फेफड़ों में हवा पहुंचाती है। ब्राकाई का मुख्य कार्य हवा को श्वास नली से फेफड़ों में ले जाना है ताकि ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जा सके। अब हम बात करेंगे श्वासनिकाओं की जिसे इंग्लिश में ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी पतली वायु नलिकाएं होती है। ये फेफड़ों में गहराई तक जाकर विभाजित होती है और पूरे फेफड़ों में हवा को समान रूप से वितरित करती है और अंततः कुपिकाओं में खुलती है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। यह हमारे फेफड़े है और इन फेफड़ों में जो छोटी छोटी नलिकाएं है यही हमारी श्वसनिकाएं होती है जो अंततः कुपिकाओं में खुलती है और ये हमारी कुपिकाएं है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब हम बात करेंगे कुपिकाओं की कि कुपिकाएं क्या होती है और यह कैसे कार्य करती है और इसे इंग्लिश में एल्वियोली भी कहते हैं। फेफड़ों में मौजूद छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसी वायु थैलियां होती है। ये फेफड़ों में बहुत सारी छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसे वायु थैलियां होती है। यही हमारी कुपिकाएं होती है जिनका मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन मिल सके और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जा सके। प्रत्येक कुपिकाओं के चारों ओर छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। यह हमारे पास कुपिका की इमेज है जिसमें इस कुपिका के चारों ओर छोटी रक्त वाहिकाएं हैं जिनमें रक्त बहता है जो गैसों के विनिमय को सुविधाजनक बनाती है। मानव फेफड़ों में लगभग 480 मिलियन कुपिकाएं होती है। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कुपिका में प्रवेश करती है, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में मतलब कुपिका में प्रवेश करती है। कुपिकाएं बहुत पतली झिल्ली वाली होती है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन कुपिका से रक्त में चली जाती है। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है कुपिका में, यह कुपिका से रक्त में प्रवेश करती है और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कुपिका में आ जाता है और जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रक्त से कुपिका में आ जाती है और फिर सांस छोड़ने के दौरान
कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। यह क्रिया गैस विनिमय कहलाती है और यह हमारी कुपिका गैसों के आदान प्रदान के लिए ही कार्य करती है, जिससे ऑक्सीजन शरीर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर चली जाती है। यह प्रक्रिया विसरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। कुपिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है और रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। इसीलिए ऑक्सीजन कुपिका से रक्त कोशिकाओं में विस्तृत होती है, जबकि रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है और कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड रक्त कोशिकाओं से वायु कोशिकाओं में विस्तृत होती है। अब हम बात करेंगे फेफड़ों की, जिसे इंग्लिश में लंग्स कहते हैं, और यह श्वसन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य में दो फेफड़े होते हैं, बाया और दाया, जो वक्ष मतलब सीने गुहा में स्थित होते हैं और गैस विनिमय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान के लिए मुख्य अंग है। यह फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों के आदान प्रदान का प्राथमिक स्थल है। फेफड़े श्वास नली से जुड़े होते हैं और लोबों में विभाजित होते हैं। यह हमारे पास दो फेफड़ों के इमेज है, दाया और बाया। अब हम बात करेंगे फेफड़ों की संरचना की। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे लोब क्या होता है। तो प्रत्येक फेफड़ा कुछ भागों में विभाजित होता है, जिन्हें लोब कहते हैं। दाएं फेफड़े में 3 लोब, ऊपरी, मध्य और निचला, और बाएं फेफड़े में 2 लोब, ऊपरी और निचला होते हैं। यह हमारे पास दाएं फेफड़ा है, जिसमें 3 लोब होते हैं, ऊपरी, मध्य और निचला, और यह हमारे पास बायां फेफड़ा है, जिसमें 2 लोब होते हैं, ऊपरी और निचला। यह अंतर मुख्य रूप से हृदय की स्थिति के कारण है, जो बाएं फेफड़े की तरफ थोड़ा अधिक जगह लेता है, जिससे यह थोड़ा छोटा हो जाता है और इसमें एक लोब कम होता है। अब हम बात करेंगे फुफ्फुस आवरण की, जिसे इंग्लिश में प्लेउरा कहते हैं। फुफ्फुस आवरण एक झिल्ली है जो फेफड़ों को ढकती है, जो वक्ष गुहा के अस्तर से जुड़ी होती है और जो फेफड़ों को सुरक्षित रखती है और सांस लेने में घर्षण को कम करती है। आपकी छाती में 2 फेफड़े होते हैं, जो पसलियों से घिरे रहते हैं। स्वस्थ वयस्क फेफड़े अधिकतम 6 लीटर हवा पकड़ सकते हैं, जिसे कुल फेफड़ों की क्षमता या TLC भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे श्वसन की मांसपेशियां की। तो मानव श्वसन तंत्र का एक घटक है। सांस लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से तब होती है जब वक्ष गुहा के आधार पर स्थित पेशी डायाफ्राम मोनोकर चपटा हो जाता है, जबकि इंटरकोस्टल पेशियां पसलियों को ऊपर और बाहर उठाया जाता है। यही मांसपेशियां डायाफ्राम और पसलियों के बीच सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कुपिकाओं में प्रवेश करती है और रक्त में चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कुपिकाओं में प्रवेश करती है और फिर शरीर से बाहर निकल जाती है। मांसपेशियां पसलियों और डायाफ्राम के साथ मिलकर सांस लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पसलियों के बीच की मांसपेशियां सांस लेने के दौरान छाती को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे उरस्ती की, जिसे स्टर्नम कहते हैं। सीने की हड्डी को उरस्ती कहते हैं, जिसे ब्रेस्टबोन भी कहा जाता है। मनुष्य के सीने में कुल 25 हड्डियां होती है। इसमें 24 पसलियां, यदि बात करें जोड़ी में तो 12 जोड़ी होती है और एक उरस्ती छाती की हड्डी शामिल है। यह छाती के बीच में स्थित एक लंबी चपटी हड्डी है जो पसलियों से जुड़ी होती है। ये जो है हड्डी हमारी, ये स्टर्नम होती है जो पसलियों से जुड़ी होती है, और पसलियों की संख्या 24 होती है और जोड़े में 12 जोड़ी होती है। उरस्ती पसलियों के साथ मिलकर पसली पिंजरे का निर्माण करती है, जो हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है।
अब हम बात करेंगे उरस्ती के मुख्य भागों की। तो उरस्ती के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है मनुब्रियम। यह स्टर्नम का ऊपरी भाग है जो पहली दो पसलियों मतलब पहली और दूसरी और हंसली से जुड़ा होता है। यह हमारा स्टर्नम है और यहाँ से इस स्टर्नम से ऊपरी वाला जो भाग होता है यह हमारा मनुब्रियम कहलाता है, जो पहली और दूसरी पसली से जुड़ा होता है और साथ में इस हंसली से भी जुड़ा होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे भाग की। तो दूसरा भाग होता है शरीर। यह स्टर्नम का मध्य भाग है जो तीसरी से सातवीं पसलियों से जुड़ा होता है। ये स्टर्नम का जो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होगा यह हमारा शरीर कहलाएगा, जो इस तीसरी और सातवीं पसली से जुड़ा होता है। और तीसरा भाग होता है जिफाइड प्रोसेस। यह स्टर्नम का निचला सिरा होता है जो एक छोटा सा उपास्थि का बना भाग होता है। और स्टर्नम का ये जो छोटा सा भाग होता है निचला, यह हमारा जिफाइड प्रोसेस होता है, मतलब जिफाइड प्रोसेस कहलाता है। अब हम बात करेंगे पसलियों की, क्योंकि पसलियां श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी और यदि संख्या में बात करें तो 24 होती है। ये पसलियां छाती के सामने की ओर उरस्ती से और पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी होती है। पसलियां पसलियों के पिंजरे का निर्माण करती है जो हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती है। यह हमारी 12 जोड़ी पसलियां होती है जो उरस्ती से जुड़ी होती है। अब हम बात करेंगे पसलियों के प्रकार की। तो पसलियों के तीन मुख्य प्रकार होते हैं। पहली होती है सच्ची पसलियां। पहली 7 जोड़ी पसलियां मतलब पहली से 7 तक जो कोस्टल कार्टिलेज द्वारा सीधे उरस्ती से जुड़ी होती है, जिन्हें सच्ची पसलियां कहते हैं। दूसरे टाइप की है झूठी पसलियां। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां जो सीधे उरस्ती से नहीं बल्कि ऊपर की पसलियों के कार्टिलेज से जुड़ी होती है, जिन्हें झूठी पसलियां कहते हैं। और तीसरे प्रकार की है फ्लोटिंग पसलियां। 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां जो केवल पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी होती है, जिन्हें फ्लोटिंग पसलियां कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर पसलियों का एक डायग्राम है जिससे हम पसलियों के प्रकार को समझ सकते हैं। 1 से 7 तक की जो पसलियां होती है उन्हें सच्ची पसलियां कहते हैं। तो ये यहाँ 1 से 7 तक की जो पसलियां है यह हमारी सच्ची पसलियां कहलाएगी। 8वीं 9वीं और 10वीं जो पसलियां होती है वो हमारी झूठी पसलियां कहलाती है। तो ये हमारी जो 8वीं 9वीं और ये जो 10वीं, ये तीन जो पसलियां होती है ये हमारी झूठी पसलियां होती है। और 11वीं और 12वीं जो पसलियां होती है वो हमारी फ्लोटिंग पसलियां होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे अक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन में मुख्य अंतर की। तो हमारे पास यहाँ पर पहला पॉइंट है अक्षीय श्वसन। तो अक्षीय श्वसन यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अब हम बात करेंगे अनाक्षीय श्वसन की। तो अनाक्षीय श्वसन यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा पॉइंट है अक्षीय श्वसन। तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मतलब एटीपी उत्पन्न होती है। अब बात करेंगे हम अनाक्षिक श्वसन की। तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिससे कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर अक्षीय श्वसन का तीसरा पॉइंट है अक्षीय श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और यदि हम बात करें अनाक्षिक श्वसन की, तो अनाक्षिक श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। चौथा पॉइंट है अक्षीय श्वसन। अक्षीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु बनते हैं। और यदि हम बात करें अनाक्षिय श्वसन की, तो अनाक्षिय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से केवल 2 एटीपी अणु बनते हैं। अक्षीय श्वसन का पांचवा पॉइंट है इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी और ऊर्जा बनते हैं। और यदि हम बात करें अनाक्षिय श्वसन की, तो इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनते हैं। यहाँ पर एथिल अल्कोहल सूक्ष्मजीव जैसे ईस्ट में बनता है और लैक्टिक एसिड मनुष्य में बनता है। जब मनुष्य को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वह पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। छठा पॉइंट है अक्षीय श्वसन का,
यह प्रक्रिया उच्च जीवों जैसे कि मनुष्य और जानवरों में होती है। और बात करें अनाक्षिक श्वसन की, तो यह प्रक्रिया निम्न जीवों जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट में होती है। यह हमारे पास अक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन के 6 महत्वपूर्ण मुख्य अंतर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।